प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मानव भूगोल कक्षा 12 के पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र और महत्व के बारे में। आज उसी के पार्ट 2 के अंदर हम लोग निम्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, उसके बाद बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ, और नेक्स्ट बात करेंगे मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं। तो आज हम लोग इन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। विद्यार्थियों, मानव भूगोल जो विषय है उसकी प्रकृति को जानने से पहले एक विद्वान के बारे में नाम सुना होगा आपने, जीन ब्रुन्स। इन्होंने बताया कि जो इतिहास का संबंध समय से है, अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, इतिहास का संबंध समय से है, अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टान से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध स्थान से है। अभी हमने मानव भूगोल की बात नहीं की, किसकी बात की? भूगोल की। तो उसी प्रकार भूगोल का संबंध किससे बताया गया है? जीन ब्रुन्स के अनुसार स्थान से बताया गया है। तो विद्यार्थियों, मानव भूगोल का संबंध किससे होगा? तो इसके बारे में जीन ब्रुन्स की बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव भूगोल का संबंध मनुष्य के क्रियाकलापों से है। मानव भूगोल का संबंध किससे है? मनुष्य के क्रियाकलापों से है, मानवीय क्रियाकलापों से। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मानव भूगोल मानव व वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मानव व वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन व संगठन का भी अध्ययन करता है। मानव भूगोल विभिन्न क्षेत्र के अंदर पारिस्थितिकी समायोजन कैसा है, यानी वहाँ जीव जंतुओं और प्रकृति के बीच में किस प्रकार के रिलेशन हैं, और उसके साथ साथ वहाँ के संगठन के बारे में भी अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। विद्यार्थियों, मानव भूगोल के अंदर मुख्य रूप से किसको केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है? मानव को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जीन ब्रुन्स ने बताया कि इसके केंद्र में किसको रखकर अध्ययन किया जाता है? मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपना विषय रहेगा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। उसके अंदर सबसे पहले मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम बात करेंगे जनसंख्या की, उसके बाद बात करेंगे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की, फिर बात करेंगे सांस्कृतिक वातावरण की, फिर बात करेंगे कालिक अनुक्रम की, फिर बात करेंगे नियोजन व प्रादेशिक संगठन की, फिर बात करेंगे नियोजन व प्रादेशिक संगठन की। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मानव भूगोल के अंतर्गत विषय क्षेत्र में हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अंतर्गत किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे? जैसे किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का है, जनसंख्या घनत्व, वितरण, उसके अलावा
उस क्षेत्र की साक्षरता, किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात, इन सब बिंदुओं के बारे में अध्ययन जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। ये मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हम किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे? जैसे किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकते हैं? पर्वत, वन, नदियाँ, झीलें, पठार। तो प्रदेश के ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका भी वितरण किस प्रकार से है और प्रदेश के इन प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर मनुष्य की क्या निर्भरता है, इन सब पहलुओं के बारे में अध्ययन हम करते हैं। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ये भी किस प्रकार का विषय क्षेत्र है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की। संस्कृति का मतलब क्या हुआ? या मानव भूगोल के अंदर संस्कृति का मतलब ये हुआ कि मनुष्य के प्रकृति के साथ में जो संबंध है उनको हम सांस्कृतिक वातावरण के अंदर कर जानते हैं। और सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मनुष्य के प्रकृति के साथ में जो संबंध है भौतिक भूगोल के रूप में जिसे हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल, तो इन दोनों के आपसी रिलेशन जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो कैसा हुआ? सांस्कृतिक वातावरण। और फिर है कालिक अनुक्रम। विद्यार्थियों एक बात आपको ध्यान होगी, कल हमने पढ़ा था परिभाषाओं के अंदर कभी पृथ्वी भी अस्थिर है और मनुष्य भी क्रियाशील है। कालिक अनुक्रम यानी समय के साथ साथ क्या मनुष्य और प्रकृति दोनों के बीच संबंध परिवर्तनशील होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल परिवर्तनशील होंगे। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच के इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन भी हम लोग करते हैं। यानी कि समय के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों में क्या परिवर्तन आया उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कालिक अनुक्रम के अंतर्गत ये भी किसका विषय है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। और उसके साथ साथ हम लोग अध्ययन करते हैं नियोजन और प्रादेशिक संगठन, यानी कि सांस्कृतिक मूल्य जो मनुष्य के हैं, यानी प्रकृति के साथ में मनुष्य के अपने जो संबंध है उसके साथ साथ किसी भी प्रदेश के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस प्रकार से वो फैले हुए हैं। हमें पता है पूरी पृथ्वी के ऊपर एक समान रूप से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण नहीं है, इसीलिए हर क्षेत्र के अंदर मनुष्य के प्रकृति के साथ में सांस्कृतिक संबंध भी एक समान नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नियोजन की और प्रादेशिक संगठन की, यानी कि हमें प्रकृति के अंदर जो संसाधन हैं उनका नियोजन करना चाहिए। मनुष्य के अपने जो सांस्कृतिक घटक है प्रकृति के साथ में जिस तरह से वो जुड़ा रहता है उनसे संबंधित उन्हें मनुष्य को प्रकृति के संसाधनों का निश्चित, नियमित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ये भी नियोजन और प्रादेशिक संगठन जो है ये भी किस प्रकार का विषय है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। ये भी किस प्रकार का विषय क्षेत्र है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, नियोजन व प्रादेशिक संगठन। तो विद्यार्थियों मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं, सांस्कृतिक वातावरण की बात करते हैं, कालिक अनुक्रम की बात करते हैं, नियोजन व प्रादेशिक संगठन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र क्या है। किनके अनुसार? हंटिंगटन के अनुसार। हमारे आरबीएससी के अंदर बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, छोटा एक प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि वे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के कितने अध्ययन क्षेत्र बताए? 2 अध्ययन क्षेत्र बताए। एक है भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, और दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। विद्यार्थियों हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में आरबीएससी सिलेबस में इतनी ही बात बताई गई है, यानी छोटा प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है
कि अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, एक भौतिक दशाएं और एक मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं यानी प्रकृति के अंदर उसका उच्चावच, तापमान, जलवायु, आर्द्रता, इनकी स्थिति कैसी है, और उसके साथ साथ प्रकृति से मानव किस प्रकार अपने संबंध रखता है, मनुष्य प्रकृति के साथ में किस प्रकार घोल मिल करके अपने आजीविका को चलाता है, तो वो मानवीय अनुक्रियाएं जो है ये बात किसके द्वारा बताएगी? हंटिंगटन के द्वारा बताएगी। तो हंटिंगटन ने कितने भाग बताए? 2 भाग। कौन कौन से बताए? भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विद्यार्थियों, मानव भूगोल के विकास की बात करते हैं। मानव भूगोल के विकास को 3 कालक्रम के अंदर बात कर हम अध्ययन करेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल के अंदर। प्राचीन काल के अंदर सोचिए जरा आप, किस प्रकार का मानव भूगोल का विकास हुआ होगा। मनुष्य का ज्ञान का स्तर बहुत सीमित था, मनुष्य के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, वो केवल और केवल प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था। प्राचीन काल के अंदर एक विद्वान हुए हैं अरस्तु। इन्होंने बताया कि ठंडे प्रदेशों के अंदर रहने वाले लोग जो है वो बहादुर होते थे, लेकिन चिंतन के अंदर कमज़ोर होते थे, और एशिया के अंदर रहने वाले लोग चिंतन में मजबूत होते थे, चिंतनशील होते थे। उसी प्रकार एक विद्वान की बात करते हैं, हिकेटियस। प्राचीन काल के अंदर हिकेटियस ने भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, और प्राचीन काल के अंदर हिकेटियस के द्वारा भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक, क्योंकि इन्होंने प्राचीन काल के अंदर भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन किया। तो प्राचीन काल के अंदर मनुष्य का ज्ञान सीमित था, तकनीकी ज्ञान नहीं था। अरस्तु हुए, हिकेटियस हुए, इन दोनों की हमने बात की। अरस्तु जिन्होंने बताया कि ठंडे प्रदेशों के लोग जो है बहादुर तो होते हैं, लेकिन चिंतन कौशल उनका अच्छा नहीं होता है, और एशिया के अंदर रहने वाले लोगों का चिंतन कौशल अच्छा विकसित होता है। हिकेटियस प्राचीन काल के अंदर जिन्होंने भूगोल के अंदर भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, इसी कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों, मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल के अंदर मनुष्य को नौ संचालन का ज्ञान हुआ। नावों को चलाने का ज्ञान हुआ। तो सोचिए जरा, जब मनुष्य को नावों को चलाने का ज्ञान हुआ तो मनुष्य ने धीरे धीरे अपने अन्वेषण और खोज के माध्यम से और नाव के अंदर ज्ञान होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे दुनिया के अंदर ऐसी कई जगहों को खोज लिया जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। यानी यहीं से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का उद्भव होता है। उपनिवेशवाद यानी किसी भी देश के अंदर व्यापार की वजह से लोग आए, और साम्राज्यवाद यानी अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए आए। ये सब किसकी वजह से संभव हुआ? नौ संचालन की वजह से संभव हुआ। तो नौ संचालन का विकास हुआ, मनुष्य को कई तरह की अन्वेषणों का ज्ञान हुआ और खोज का ये सिलसिला शुरू हुआ, और धीरे 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 चलते चलते मनुष्य ने विश्व के अंदर कई ऐसी अनजान जगहों को भी खोज लिया, और वहाँ जाने के बाद उपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद की विस्तार की नीति के तहत उनके ऊपर अपना कब्जा भी जमा लिया। तो प्राचीन काल, मध्यकाल के अंदर नौ संचलन के खोज के बाद अन्वेषण और तकनीकी ज्ञान का मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर भूगोल का बहुत अच्छी तरह से विकास हुआ। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक या आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल आधुनिक मानव भूगोल का जनक इसे माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने धरातल और मानव समाजों के बीच के संबंधों के संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल के अंदर समाहित किया।
यानी प्राचीन काल के बाद मध्यकाल और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल के अंदर हम आए तो लगभग दुनिया के हर देश के अंदर यानी दुनिया के सभी देशों के अंदर मानव भूगोल का अच्छी तरह से विकास हुआ। और आधुनिक काल में मानव भूगोल का संस्थापक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। विद्यार्थियों, मानव भूगोल के इस विकास क्रम के अंदर हम लोग आगे बढ़ते गए और दुनिया के लगभग सभी देशों के अंदर इस समय मानव भूगोल का अच्छी तरह से विकास हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक काल के अंदर मानव भूगोल के विकास के अंदर 3 विचारधाराएं आई। आधुनिक काल के अंदर मानव भूगोल के विकास की 3 विचारधाराएं। तो आधुनिक काल के अंदर मानव भूगोल की 3 विचारधाराओं में सबसे पहली है नियतिवाद। नियतिवाद आधुनिक काल के अंदर मानव भूगोल की विचारधारा उत्पन्न विचारधारा में सबसे पहले है नियतिवाद। दूसरी जो विचारधारा है वो है संभववाद। और तीसरी जो विचारधारा है वो है नवनियतिवाद। विद्यार्थियों, नियतिवाद जिसके अंतर्गत हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे प्रकृति के साथ में, संभववाद जिसमें पूरी तरह से किसकी बात करेंगे? मानव की, और नवनियतिवाद के अंदर दोनों के सामंजस्य की बात करेंगे। नियतिवाद क्या था? ध्यान दीजिए, मनुष्य प्रारंभ के अंदर अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था, प्रकृति के आदेशों की पालना करता था, प्रकृति की पूजा करता था। सूर्य, अग्नि, जल, वायु, इन सबको देवता माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य अंधविश्वासों के अंदर जकड़ा हुआ था। अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था, प्रकृति के आदेशों की पालना करता था, उनकी पूजा करता था। यानी इसे हम क्या कहेंगे? नियतिवाद, जो पूरी तरह से मनुष्य किसके ऊपर आश्रित है? प्रकृति के ऊपर आश्रित है, और मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम बना हुआ था, दास बना हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संभववाद की, यानी मनुष्य को धीरे धीरे ज्ञान हुआ, उसने भौतिक नियमों को समझा, और भौतिक नियमों को समझने के बाद मनुष्य को जब ज्ञान हुआ तो उसने संभव बना दिया, प्रकृति के ऊपर विजय हासिल कर ली, और प्रकृति के भौतिक नियमों को जानकर खुद के नियम बना लिए, और मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, शोषण शुरू कर दिया। यानी अब पूरी तरह से मानव जो है जिसने प्रकृति के ऊपर अपनी विजय हासिल कर ली, यानी मनुष्य ये सोच रहा है कि मैंने प्रकृति को जीत लिया अपने ज्ञान के बल पर। इसे हम क्या नाम देंगे? संभववाद। और फिर एक नई विचारधारा आई, नवनियतिवाद। इसे हम लोग यूं कह सकते हैं, रुको और जाओ, रुको और जाओ। ये जो संकल्पना है नवनियतिवाद, ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। नवनियतिवाद किसके द्वारा दी गई? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। विद्यार्थियों, नवनियतिवाद एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है हमारे लिए, हमारे सिलेबस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ हमारे मानव जीवन के लिए भी ये एक अति महत्वपूर्ण विचारधारा है, नवनियतिवाद। नवनियतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ग्रिफिथ टेलर। नाम है इसका दूसरा, रुको और जाओ। विद्यार्थियों, संभववाद के अंदर मनुष्य बहुत खुश था कि अपने ज्ञान के बल पर जिसने प्रकृति के ऊपर विजय हासिल कर ली थी, लेकिन मनुष्य अपनी आंखें बंद करके और जिस तरह से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा था, शोषण कर रहा था, और धीरे धीरे उसके सामने उसके प्रभाव आने शुरू हो गए। मनुष्य का अंधाधुंध आंखें मूंद कर जब मनुष्य ने अपना विकास शुरू किया और प्रकृति का शोषण करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसके सामने भी कई तरह की समस्याएं आना शुरू हो गई, जैसे ओजोन परत के अंदर छिद्र होना, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ आना, भूकंप आना, अनियंत्रित वर्षा होना, कभी सूखा पड़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग। ये सब संभववाद के अंदर मनुष्य ने अपनी आंखें बंद करके और प्रकृति का जिस तरह से शोषण किया था उसी का परिणाम हुआ। तो अब मनुष्य की आंखें खुली, उसने सोचा कि इससे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा, एक नई विचारधारा दी ग्रिफिथ टेलर ने,
रुको और जाओ, यानी हमें अपना डेवलपमेंट करना है, उसे नहीं रोकना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना है। यानी हम लोग जितना प्रकृति का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनका भरण पोषण कैसे हो सके उसका भी हमें ध्यान रखना है। यानी विकास को भी करना है और उसके साथ साथ प्रकृति के ऊपर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, प्रकृति इसका कहर हमारे ऊपर नहीं बर पाए, उसका भी ध्यान रखना है। नई विचारधारा जो मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है, जिसका नाम है नवनियतिवाद, रुको और जाओ। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। विद्यार्थियों, आधुनिक काल के अंदर नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद के रूप में भूगोल का अध्ययन है जो किया गया, इसका इस तरह से विकास हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। विद्यार्थियों, 1970 का दशक आता है और 1970 का दशक आते आते मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि से मानव भूगोल के अंदर 3 नई विचारधाराओं का उदय होता है। ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और 3 नई विचारधाराएं कौन कौन सी है, उनकी चर्चा हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे। 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि से उत्पन्न 3 नई विचारधाराओं में सबसे पहली विचारधारा है वो है मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा। दूसरी जो विचारधारा है वो है आमूलवादी विचारधारा, रेडिकल। और तीसरी जो विचारधारा है वो है व्यवहारवादी विचारधारा। तो विद्यार्थियों, मानव भूगोल के इस विकास क्रम के अंदर 1970 के दशक के आते आते मानव भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि से किन 3 नई विचारधाराओं का उदय हुआ? मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा का पूरा संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। मानवतावादी विचारधारा का पूरा संबंध किससे है? लोगों के सामाजिक कल्याण से है। यानी मनुष्य के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों, शिक्षा, चिकित्सा आदि के ऊपर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मानव भूगोल में इनका अध्ययन किया जाने लगा। तो पहली विचारधारा मानवतावादी विचारधारा, जिसमें मनुष्य के सामाजिक कल्याण की बात की गई है। विद्यार्थियों, दूसरी विचारधारा है आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा के अंदर ये बात की गई मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर कि भाई निर्धनता के कारण, आप बताइए निर्धनता के कारण क्या होगा? निर्धनता के कारण क्या होगा? सामाजिक असमानता उत्पन्न होगी। निर्धनता के कारण क्या होगा? सामाजिक असमानता होगी। ये मार्क्स की बात है, मार्क्स के सिद्धांत पे आधारित है। निर्धनता के कारण क्या उत्पन्न होगी? निर्धनता के कारण आमूलवादी विचारधारा में बताया गया है कि निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता उत्पन्न होगी। और उसके साथ साथ बंधन, अति महत्वपूर्ण बात है ये, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में बताई गई है कि निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता और बंधन, यानी व्यक्ति जो है वो बंधन के अंदर बंध जाता है, गरीबी के कारण खुद स्वतंत्र नहीं रह पाता, उसकी विभिन्न स्वतंत्रताओं का हनन हो जाता है पूरी तरह से। यानी बताया गया है कि निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता व बंधन होता है और ये पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट जो विचारधारा है तीसरी, वो है व्यवहारवादी विचारधारा। यानी प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जाति, धर्म, प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जाति, धर्म, प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जाति, धर्म, प्रजाति पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक् काल बोध पर अधिक बल दिया जाता है।
पर आधारित सामाजिक जो वर्ग उत्पन्न हुए उनके अधिक कालबोध के संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है। यानी 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि से मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराएं जो अभी की है, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मानवतावादी विचारधारा जो पूरी तरह से मनुष्य के सामाजिक कल्याण पर आधारित है। अमूलवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवादी विचारधारा जिसके अंदर बताया गया कि जाति, धर्म और प्रजाति से जो सामाजिक संवर्ग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अधिक कालबोध पर बात की गई है। तो इस तरह से मानव भूगोल की 3 नई विचारधाराएं और हमारा जो मानव भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र का जो लेसन था वो यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।